नमस्कार, मेरा नाम है राहुल श्रीवास्तव। कच्ची कविताओं के सफ़र में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज बहुत स्पेशल पर्सन है, प्रीति नैयर। शुक्रिया। थैंक यू प्रीति, यहाँ आने के लिए। कैसे नहीं आती मैं, ज़रूरी था। एक, तुम दोस्त हो। दूसरा, इतने अच्छे रीज़न के लिए तुम ये कर रहे हो इसके पीछे। और तीसरा ये कि तुम हिंदी भाषा की में ये जो काम कर रहे हो इस भाषा के लिए, उसके लिए जी, तुम्हें सलाम। थैंक और यू। तुम्हें पता है मैं हमेशा से तुम्हारे इस काम को बहुत पसंद करती आ रही हूँ। सो मेरा यहाँ आना ज़रूरी था। बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अच्छा है, एक तो ये कॉज बहुत अच्छा है जिसके लिए हम जुड़े हैं और कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को यहाँ से आगे लेकर जाएं। तो सिंपल है बातचीत का टॉपिक। हम एक कविता पिक करेंगे। मैंने खास आपको चुना है इन कविताओं के लिए क्योंकि ये कविताएं मेरे लिए सबसे टफ। मुझे जब मैं लिख रहा था कविता तो मैंने इसका पहला पार्ट लिखा था, खामोश सवाल। मैं बहुत आहत था कुछ चीज़ों को लेकर, पर उस कविता को लिखने के बाद मुझे लग रहा था कि ये कुछ अधूरी है। आपके जैसे लोग यदि हैं तो फिर वो कविता का आंसर होना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने कविता का दूसरा पार्ट लिखा, खामोश सवाल का जवाब, जिसका नाम रखा नारी तू नारायणी। तो इस कविता के साथ साथ हम शुरू करते हैं। आपको मेरा जो कोशिश है कि मैं इन कविताओं के थ्रू अपने सवाल रख रहा हूँ और उनके जवाब की उम्मीद करता हूँ। पर आपको यदि कुछ भी लगता है गलत, क्योंकि कच्ची कविताएं हैं, गलत भी हो सकता है, तो आप प्लीज़ मेरे को बोलते जाइए कि आपका क्या एक पहलू, क्या आपका उसके ऊपर एक अपना तर्क है। दो चीज़ें, एक तो ये कि जवाब पता नहीं पर पर्सपेक्टिव ढूंढना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जी। तो जवाब नहीं मिलते पर पर्सपेक्टिव ढूंढे जा सकते हैं। दूसरा ये कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम कच्ची कविताओं को इस लेवल पे लेके आए हैं। 2 साल पहले जब ये किताब तुमने पहली बार निकाली थी तो मुझे जी। याद है कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक कविता चुनी थी जी। और मैंने ये भी बोला था कि जब तुम ये कविताएं लिख रहे थे तो तुम किस जटिल वक्त से गुजरे थे और कैसे तुमने उन सारी फीलिंग्स को इन कविताओं में बांध दिया था, मुझे ये भी याद है। तो हम जहाँ पहुँचे हैं, जहाँ तुम पहुँचे हो आज, उसके उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। और आई एम ऑल्सो हैप्पी कि हम एक दूसरी कविता भी आज पढ़ रहे हैं या साथ में। दूसरी तीसरी एक्चुअली। इंशाल्लाह तुम बहुत सारी कविताएं लिखो और लिखते ही रहो। मेरी अगली किताब का नाम तो आप ही ने दिया है। फिलहाल फिलहाल मैं ठीक हूँ ठीक मैं। हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। हम कविता लेंगे, खामोश सवाल। कच्ची कविताएं जिन्हें लिखा है राहुल ने, और हम जा रहे हैं खामोश सवाल पे। खामोशी को मेरी हाँ मत समझ, मैं तो चुप हूँ कई सदियों से। मेरी आहों को मेरी चाह ना मान, मैं लुटी हूँ गैरों से, अपनों से। मैं संभालती हूँ घर, मैं घर को घर बनाती हूँ। इस उधेड़ती निगाहों से बदन भी मैं छुपाती हूँ। क्या थॉट था? एक्चुअली थॉट नहीं, ये तो जो मुझे सामने दिखता है मैंने वही लिख दिया। मैं मेरा अपब्रिंगिंग बहुत छोटे शहर से हुई है। एक ही चीज़ है जो, वो छोटा सा शहर नरवर जो एक गांव था, फिर ग्वालियर, भोपाल, दिल्ली, फिर अभी बॉम्बे। एक चीज़ है जो हर जगह सेम है। हम स्कूल में रहते थे तो वहाँ मैं देखता था लड़के इस तरह की हरकत करते थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये, तो मुझे लगता है ये क्या क्या गिरी हुई हरकत है कि हम इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। मैं अभी इस समय अपने पुराने कई ग्रुप्स में से इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जो मेरे साथ के लोग थे वो वहीं फंसे हुए हैं, वो आज भी वही बातें कर रहे हैं। तो ये इसलिए लिखा। और पहली लाइनें थी कि सामने कोई लड़की कुछ बोल नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पसंद है। ये इससे ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है। आप कब तक एक गिरी हुई जीवन ही जीते रहोगे। तो इसके ऊपर ये मैंने लाइनें लिखी थी। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि
जो तुमने लिखा है वो सच भी है। और कोई भी महिला मतलब अपने बचपन से लेके अपनी किसी भी उम्र तक अ, हर तरीके से किसी न किसी वक्त पे किसी न किसी तरह की एक्सपीरियंसेस झेल चुकी होती है। जी। और हमको लगने लगता है कि ये हमारी जर्नी का ही हिस्सा है, कि ये नॉर्मल है। और मुझे ये भी लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है और इसे कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, और दोनों पक्षों का बोलना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। मज़ेदार बात यह है, मतलब बकवास बात यह है कि इसमें एज का कोई फैक्टर ही नहीं है। एक 6 महीने की बच्ची से लेके एक 80 साल की बुजुर्ग महिला तक सब ये महसूस करती हैं, सब ये झेलती हैं। दैट्स ट्रू। ये ड्रेस छोटी है, इसका गला बड़ा है। अरे तुम तो अकेली हो, कैसे जाओगी, बाहर अंधेरा बड़ा है। मैं क्यों हंसती हूँ, क्यों इन जालों में फंसती हूँ, कुछ शून्य में बिक जाऊं, क्या मैं इतनी सस्ती हूँ। ये एक अ, सवाल था। मैंने आपको मतलब 2017 में आपने जब ज्वाइन किया था तब से मैं आपको देख रहा हूँ। बहुत बुलंद आपका काम करने का तरीका है, रवैया है। ये आपकी अपब्रिंगिंग कोलाबा में हुई है, उसके बाद आप नॉर्थ में जाके अपने अपना एजुकेशन भी लिया है, अब बाहर भी पढ़ने गए हो। आप एज अ गर्ल चाइल्ड आपने ये चीज़ महसूस करी थी बचपन, मतलब आपने फेस करी थी ड्रेसिंग को लेके कि ये मत पहनो वो मत पहनो? क्योंकि मैं छोटे शहर में था तो वहाँ तो ये था कि भाई ये कपड़े मत पहनो, ये कपड़े रिवीलिंग कपड़े हैं, ये नहीं पहनना चाहिए, ये इसको चेंज करो। यहाँ मुंबई में भी आपने ऐसी चीज़ें फेस करी थी? एक्चुअली मेरी पूरी लाइफ का जो सार है वो है कि मैं इक्वालिटी के उस पे बात करती हूँ। मुझे मुझे कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि कौन कम है कौन ज़्यादा है। इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि मेरे पिताजी नेवी में थे और मैं आंध्रा में पैदा हुई और हमने गोवा में रहे, हमने बॉम्बे में रहे। उसके बाद मैंने आगरा में भी पढ़ाई की, जी। फिर मैं दिल्ली चली गई, अब मैं यहाँ पर हूँ। और मैंने इतने सालों में पूरे देश में ट्रैवल किया है। और इसकी अच्छी बात ये है कि कि मुझे समझ में आता है कि सब बराबर हैं और सबको बराबरी की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अलग जगह से आता है और वो एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आता है अपने साथ में, तो उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये। लेकिन जब मैं टीनेजर थी तो मैंने अपने आप को, मतलब मैं आगरा कॉलेज में पढ़ती थी और सडनली मैं एक बहुत ही कंटेन्ड एनवायरनमेंट जो था, मतलब उससे मैं निकल के एक बहुत रियल लाइफ में चली गई थी, वो भी नॉर्थ में, सडनली बॉम्बे से एकदम नॉर्थ में। और वहाँ पर लोग अलग थे, वहाँ की भाषा अलग थी, वहाँ की सोच अलग थी। और मैंने अपने आप को 2 साल इसी बात से स्ट्रगल करते हुए पाया, बिकॉज़ हर चीज़ बहुत अलग तरीके से देखी जा रही थी कि अरे ये लड़की तो बॉम्बे से आई है, ये लड़की तो तेज़ होगी। उन्हें यही नहीं पता था कि मेरी सबसे बड़ी चैलेंज थी कि मुझे 12th में मार्क्स अच्छे लाना है। तो कौन उनको बताए कि हर कोई जो बॉम्बे से चला आ रहा है वो तेज़ नहीं होता। और हर लड़की जो अपना पर्सपेक्टिव दे रही है वो उसको तेज़ की कैटेगरी में डाल देते हैं, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है ये तो बहुत भोली है। पर आप तेज़ हो चाहे भोली, मुझे लगता है कि लड़कों या आदमियों का पर्सपेक्टिव उससे नहीं डिराइव होना चाहिए। उनको ज़्यादा समझना चाहिए। उनके घर में भी बहनें होती हैं, माँ होती हैं, इतने सारे लोग होते हैं। मुझे लगता है थोड़ी एम्पैथी गोज़ अ लॉन्ग वे। तो मैंने भी कई चीज़ें महसूस की, और जो हर लड़की उस एज से जो गुज़र रही होती है वो महसूस करती है। तो और फिर होता ये है कि जैसे-जैसे लोग अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाते जाते हैं, आप ना कहीं न कहीं अंदर अपने शेल में चले जाते हो कि अरे! ऐसे किया तो लोग क्या सोचेंगे? अरे! ऐसे किया तो और एक वक़्त तक ये होता रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे-जैसे मैंने ये चीज़ें फ़ेस की, मुझे लगा कि मैं अपने शेल में कभी नहीं जाना चाहती। मैं बहुत मुखर होके अपनी बात रखना चाहती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं किसी से बुली नहीं होना चाहती और मैं किसी एक दायरे में नहीं रहना चाहती।
उन जो मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया उस बढ़ती हुई उम्र में, उसने मुझे ज़्यादा प्रेरित किया कि मुझे अपने आप को चुनना है। मुझे ना तुम्हारा पर्सपेक्टिव चुनना है, ना तुम्हारा पर्सपेक्टिव चुनना है, मुझे मेरा पर्सपेक्टिव बनाना है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मेरी अपनी छवि क्या है अपने बारे में। तो बड़े होते होते मैंने अपने लिए ये महसूस किया कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करती हूँ और मेरी छवि मेरे लिए सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। वही मेरी ज़िंदगी का एक सार है कि मैंने यही पकड़ा कि सब बराबर हैं और मुझे अपने आप को पसंद करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं अपने आप को पसंद करूँगी तो मैं बाकी चीज़ें किसी पर्सपेक्टिव में डाल पाऊँगी। तो मैं इसको ऐसे समझूं कि एक सॉल्यूशन की तरफ भी मैं देखना चाह रहा हूँ कि यदि कोई इंडिविजुअल, ठीक है, मुझे ये लगता है कि हर चीज़ को हम लड़कियों के पहलू से ना देखें, इंडिविजुअल के पहलू से इंडिविजुअल। देखें। यदि वो अपने पर्सनल मिशन पर फोकस कर रहा है, अपने ऊपर फोकस कर रहा है, तो हो सकता है वो इन चीज़ें रहेंगी, बट इससे निकल के वो ऊपर चढ़ सकता चढ़ है। पाएंगे, नहीं तो वो उसी दलदल में वही दिन रात सोचते रहेंगे। अपने लाइफ में एक लक्ष्य रखना ज़रूरी है और वो लक्ष्य वक्त के साथ बदलता रह सकता है, लेकिन अगर आप उस लक्ष्य पे फोकस करेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें वाइट नॉइज़ बन जाएंगी और आप Correct. उनसे ज़्यादा बेटर डील कर पाओगे। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है कि वाइट नॉइस, मतलब यदि हम किसी लाइन पर आगे चढ़ रहे हैं और बहुत सारे तत्व हैं कि कोई आप पर कमेंट कर रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको पुश कर रहा है कि भाई आप कुछ बोलो, यदि आप उसको इग्नोर करके वहाँ से निकल जाते हो तो हो सकता है चीज़ें बेटर हो। सही बात है। इसी तरह से देखना चाहिए लाइफ को कि हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ प्रूव करने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। जब बोलना है तब ज़रूर बोलना चाहिए और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ पर बोल के उस चीज़ को मंच नहीं देना चाहिए। ये एक मुझे अच्छी चीज़ निकल के आई इसमें कि ये इस एंगल से मैंने खुद कभी नहीं देखा। आप विवादों में ना फंसो, आप चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, जहाँ तक ज़रूरी है वहाँ इग्नोर करो। जुल्म सहने की बात नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है जिस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो और आप वहाँ से निकलो, अपने लक्ष्य पर फोकस करो। हाँ, इग्नोर करना मतलब आप वीक नहीं है, ये हाँ, वीकनेस की निशानी नहीं है आप, बल्कि ये सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव की निशानी है कि कौन सी जंग है जो नहीं लड़नी है, जो आपकी जंग है ही नहीं। यू नीड टू चूज़ योर बैटल्स। एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया। ये तो प्रीति वाकई में ज़बरदस्त निकल गया। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि यही सब चीज़ें तो चाहिए कि हर बार हम यही नज़रिया से बात करते हैं कि नहीं, आपको छुप के रहना चाहिए, आपको दब के रहना चाहिए, आपको लोगों से बचना चाहिए। बचना की जगह आप अपने यदि मिशन पर फोकस कर रहे हो तो आप उस पर ही फोकस करते रहो, एंड तभी आप जाके ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो। और ये बातें सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी हाँ, ये लागू तो होती हैं लड़कों के लिए भी कि आप, सेम बात हाँ, है। कि आप नॉनसेंस में नहीं फंसो और आप अपने लक्ष्य पर फोकस और करो। बुली भी मत हो। बुली भी मत हो। पर कई बार होता है हम जानबूझ के, ऐसा लगता है कि फंसते हैं चीज़ों में कि हमको मतलब बहुत चीप लग रहा है जब मैं ये बोल रहा हूँ, पर ये इन जनरल जो बातें होती हैं कि कई बार कहा जाता है कि नहीं, ये तो ना उसका ही वो था इंटरेस्ट, कि भाई ये तो उस सामने वाले का इंटरेस्ट था, पहले उसने ही हमको ऐसा इंडिकेशन दिया, तभी हम आगे बढ़े। कोई इंडिकेशन नहीं होता, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है, कोई इंडिकेट नहीं कर रहा कि मेरे साथ बुरा करो। हम्म। क्या कभी कोई इंडिकेट करेगा? क्या तुम कभी इंडिकेट करोगे कि मेरे साथ बुरा करो? तो एज अ एक पुरुष होने के नाते तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं भी नहीं मानती कि कोई लड़की ऐसा करेगी कि वो कह रही है मैं इंडिकेट कर रही हूँ कि तुम मेरे साथ बुरा करो। हम्म। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये इस पे मैं इससे मैं सहमत नहीं, नहीं हूँ। आई एग्री। ये इससे मैं पॉइंट सहमत पॉइंट नहीं वैलिड हूँ। है जो आपने चीज़ बोला है कि जिसको आगे निकलना होता है। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें अभी मैं रिसेंटली किसी न्यूज़पेपर में देख रहा था, बिहार की एक बच्ची है जो हार्वर्ड में एडमिशन लिया है। तो डेफिनेटली मतलब जब हम बिहार की बात करते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव बातें भी सामने आती हैं। यदि वहाँ से कोई बच्चा निकल के हार्वर्ड तक जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉल्यूशन है, कोई ना कोई वे आउट
मैंने देखा है कि टैलेंट हर जगह है और बिहार और यूपी में तो इतना टैलेंट है, कुछ पूछो मत। ज़रूरत ये है कि उन्हें कैसे मंच मिले और उन्हें कैसे कैसे रास्ता मिले आगे बढ़ने का। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सोचे कि शी कॉल्ड फॉर इट और ही कॉल्ड फॉर इट, ऐसा कोई नहीं होता। ये सिर्फ कहने की बातें ये हैं, अपने कहने की अपने आप को बातें हैं। जस्टिफाई करने के लिए ये लोग कह देते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। अनजान था वो, हैवान था, वो साथी था, वो हमराही था, वो बाप था, वो बेटा था, वो उम्र में मुझसे छोटा था। जिसे निर्भय होना था वो निर्भया बनी, फूल सी मासूम वो भेड़ियों का भक्षण बनी। ये मैंने जो न्यूज़ में आता है जितनी भी, उनको देख के लिखा, बड़ा दुखदाई है। पर ये जो मैंने जो स्टार्टिंग में भी बोला, उम्र नहीं है कोई, कोई ये बंधन नहीं है कि भाई वो रिवीलिंग ड्रेस पहना था या उसने हमको इंडिकेशन दिया था। ये सब बकवास ये बात सब है। बेकार की बातें हाँ, हैं, बकवास जैसा बात कि है। हम अभी बोल ही रहे थे। पूरा डेटा भी कहता है कि सबसे ज़्यादा शोषण आपके आसपास के लोग आपका करते हैं। करेक्ट। आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता के दोस्त, आपके आसपास जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा आपका शोषण वहीं होता है, उन्हीं लोगों के वजह से। ये रियल फैक्ट्स हैं। और इसका मतलब इससे, इस बात का इससे कोई संबंध नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपने कपड़े कैसे पहने हैं। करेक्ट। इसका इससे कोई संबंध नहीं है। एक एक बहुत प्रैक्टिकल समस्या है। मैं जनरली अपने दोस्तों से, अपने कलीग से भी बातें करता हूँ। हम मेट्रोज़ में देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों को बाहर वर्क करने जाना होता है। जनरली उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वो घर में जो हेल्पर्स हैं उनके भरोसे छोड़ के जाते हैं। इसका कोई, जब भी आप किसी को बोलते हो, ऐसे बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं जो हो रही हैं, कई चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, कई चीज़ें जो लोग छुपा जाते हैं। इसका प्रैक्टिकल कोई सॉल्यूशन आपको लगता है कि कैसे इस चीज़ को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है? बंद कैसे किया जाए ये तो अनफॉर्चुनेटली पता ही नहीं है, पर कैसे मिनिमाइज किया जाए वो हम देख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमारे देश में, कि लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में आ गए हैं। लोग पहले एक मिले जुले घर में रहते थे और बच्चे बड़े होते थे वहाँ। ऐसा नहीं कि वहाँ मुश्किल नहीं होती थी, जी। वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशंस होती थी। पर कभी कभी ये होता है कि आपके दादा दादी, नाना नानी, या आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है जो सिर्फ आपकी देखभाल ही नहीं बल्कि करेक्ट। कल्चरली भी आपको उतना ही ग्राउंडेड और उतना ही रूटेड रखते हैं और आपकी देखभाल भी करते हैं। लेकिन हाँ, मतलब दो चार चीज़ें से टेक्नोलॉजी कितनी हेल्प कर रही है कि आप लाइव देख सकते हैं कि आपके बच्चे कैसे हैं, हाँ क्या जी। आप कैमरा जहाँ लगा हुआ है, आप कम से कम एज एक मदर होने के नाते, मैं मदर नहीं हूँ, मतलब मैंने देखा है कि कैसे जो कई महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं वो देख सकती हैं लाइव कि उनके बच्चों के साथ कैसा कैसा व्यवहार हो ट्रीटमेंट रहा हो है, रहा है? कैसा नहीं हो रहा। पर इस बात पे टिप्पणी नहीं कर सकती कि सबसे सही क्या है, क्योंकि क्योंकि दुनिया ऐसा तो नहीं है कि काम ना करना पड़े। एक वक्त था जब पुरुष काम करता था और महिला घर घर पर संभालती रहते थे। थी। पर अब ऐसा रहा नहीं है, अब दोनों को काम करना पड़ता है। और जब दोनों को काम करना पड़ेगा तो दोनों को इस बात की भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि कैसे बच्चे भी पालने हैं। जी। तो कोई भी परफेक्ट जवाब नहीं है, और मैं एक माँ नहीं हूँ तो मैं शायद उतने मेच्योरिटी के साथ ना बोल पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को बैलेंस कर ही करते हैं लोग, जो मैंने देखा है, और ये बहुत बड़ी स्ट्रगल है। नहीं, और आपने और अगर शायद मैं माँ होती तो मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता है कि अरे, जिस बस में मेरी बच्ची जा रही है वहाँ सेफ़ है कि नहीं है, जिस स्कूल में जा रही है वहाँ सेफ़ है कि नहीं, वहाँ के वॉशरूम में वो सेफ़ है कि नहीं, घर के अंदर अगर कोई और आ गया तो वो सेफ़ है कि नहीं। ये बहुत तकलीफ़ देती है ये बात, पर ये एक कड़वा सच है। नहीं, टेक्नोलॉजी का एक सीमित इस्तेमाल दायरा किया है। जा सकता है कैमरा लगा के। पर परेशानी ये है कि हमारा देश बहुत बड़ा है और अनफॉर्चुनेटली सभी लोग उतने सक्षम नहीं हैं कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाए। एक्चुअली
सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये कैसे कैसे क्या लगाया जाए कैमरा और कैसे, सबसे बड़ी बात ये है कि आदमियों को हम कैसे बड़ा कर रहे हैं। अगर ये ये बात, ये सारी जड़ जो है हर बात की, वो ये है कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, हम वो देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ से सॉल्यूशन। रही है। कि आप लड़की को क्यों बचा रहे हैं, आप लड़के को क्यों नहीं ठीक से बड़ा कर रहे हैं। आई थिंक जवाब वहाँ है, जवाब यहाँ नहीं है कि इस लड़के से कैसे बचाया जाए इसे, ये लड़का ऐसे मॉन्स्टर बने ही क्यों, ये सोच कहाँ से आ रही है। आई थिंक प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है, प्रॉब्लम यहाँ से नहीं शुरू होती कैसे बचाएं, प्रॉब्लम ये है कि कैसे बड़ा करें। मुझे लगता है 2-3 चीज़ों की कमी है। एक एक है, कहीं तो मैंने पढ़ा था, करेक्ट मी, कि हमारे देश में एक तो एजुकेशन की बहुत कमी है। बच्चों को हर उम्र पर क्या बताना है पहले तो बताते नहीं है। हर चीज़ को इतना टैबू बना दिया है कि कोई चीज़ आती है यदि जिसमें गवर्नमेंट सिखाने की कोशिश कर रही है, सरकार बताने की कोशिश कर रही है, तो बच्चों को कमरे से ही भगा देते हैं कि वो कहीं समझ ना जाए, कहीं सीख ना जाए। दूसरा है कमज़ोर शरीर में एक कठोर मस्तिष्क निवास करता है। स्पोर्ट्स से बच्चे जितना दूर रहेंगे, उनका दिमाग ये फालतू की चीज़ों की तरफ आकर्षित होगा ही होगा। यदि आपका शरीर मजबूत है, आप स्पोर्ट्स में हो, आप खेल रहे हो, तो हो सकता है आप अपने शरीर का बेहतर इस्तेमाल करो। मुझे ऐसा लगता मैं है। तो एक कदम और पीछे जा रही हूँ। हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे मेरे भाई हैं बीच में और मेरी सबसे बड़ी बहन है। मैं अपब्रिंगिंग की जब बात करती हूँ तो हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे भाई को एक अलग ट्रीटमेंट मिले और हम बहनों को अलग ट्रीटमेंट मिले। हम तीनों को वही सेम चीज़ें सिखाई जा रही थी, और एक वक्त पे, और कहीं उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। अगर स्विमिंग सीखने की बात थी तो तीनों स्विमिंग सीख रहे थे। अगर घर में किचन में काम करने की बात थी तो हम तीनों को खाना बनाना था। और अगर अपने कपड़े धोने की बात थी हम तीनों को करनी थी। और अपने खुद का और ड्राइविंग सीखना है तो तीनों को सीखना है। हमारे यहाँ कभी ये था ही नहीं कि ये काम लड़के का है और ये काम लड़की का। एक्चुअली जब जेंडर एग्नोस्टिक होके बच्चों को बड़ा किया जाए तो उन्हें पता होता है कि ये तो पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं कि अरे ये लड़की तो ऐसा। मैं जब अपने भाई को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे कभी याद नहीं आता कि किसी ने आकर ये कहा हो कि मेरे भाई ने किसी लड़की को या किसी महिला को कुछ बोला। मेरे भाई एक बुरा शब्द नहीं बोल पाते किसी को। मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर माँ बाप सिखा पाएँ तो अपने आप आधी चीज़ें जो हैं उनका सल्यूशन निकल आएगा। एक बहुत अच्छी बात आपने बोली, वो है जब आप इक्वल ट्रीटमेंट करते हो तो बच्चे के दिमाग में ये रहेगा कि सामने वाला भी इक्वल है। हाँ, अभी ये है कि कहीं तो ये हो सकता है कि आपके अंदर का जो पुरुष है वो हर जगह अपना दबदबा बनाने के चक्कर में उसको पता है कि भाई ये मुझसे कम है तो मैं इनको दबाने की कोशिश करूं। यदि उसके मन में ये चीज़ है ही नहीं कि वो मुझसे कम है या मैं किसी से ज़्यादा हूँ। बड़े होते हुए लड़के अपने पिता को देख रहे होते हैं। हम्म, वो क्या बोल रहे हैं ये नहीं, वो क्या कर रहे हैं इससे मैटर करता है। मैंने हमेशा देखा कि मेरे डैडी चाय बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, खाना बनाते थे। हमारे हर संडे शाम को मुझे याद है कि वो हम तीनों के जूते पॉलिश करते थे और मंडे के लिए तैयार करते थे। हमारे मेरे माँ बाप के बीच में भी काम इस तरह से डिवाइडेड नहीं थे कि ये मेरी माँ का काम है और ये मेरे पिता का काम है। एक्चुअली हमने वहाँ से सीखा। तो आप जो अपने घर में कर रहे हैं, आप वो एग्जाम्पल कैसे सेट कर रहे हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि जब आप अपने बेटे को सिखा रहे होते हो तो आप अपनी बेटे के बेटे को सिखा रहे होते हो। बिल्कुल। तो आई हैव सीन माय फादर कि वो मेरी जो सिस्टर है या मेरी जो कजिन्स हैं उनके अलावा यदि दूसरी भी कोई बच्ची हैं उनके प्रति उनका व्यवहार कितना कैसा है? सरल था। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे प्रेरित करती है। और हो सकता है शायद यही कारण है कि मेरे बेटे के अंदर भी कुछ चीज़ें वहाँ से जाती हैं। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वो मैटर कम करता है, जो आप कर रहे हैं
हाँ वो जी। मैटर ज़्यादा करता है। लोग देख रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम इस पर्सपेक्टिव के एंड पे आते हैं। देवियों की भूमि में देवियों का हाल ये, मेरी बच्ची आज़ाद घूमेगी कब, है मेरा ये सवाल ये, मेरी बच्ची आज़ाद घूमेगी कब, है मेरा ये सवाल ये। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे जी। अभी। पर मुझे वही लगता है जो हमने बात करी, और 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी निकल कर भी आई, कि यदि हम सिर्फ समस्या की बात करेंगे तो समाधान कभी आएगा ही नहीं। और इसीलिए इस कविता का दूसरा जो पार्ट है, नारी तू नारायणी, वो मुझे लगता है मेरे जो नज़रिए से, कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या हुआ है। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं और जो हमारी सभ्यता है और जो हमने पढ़ा है, सुना है, सीखा है, उसमें नारियों का जो रूप हमको दिखाया गया है, वो माँ सरस्वती भी दिखाया गया है, माँ काली भी दिखाया गया है। अच्छी बात यह है कि सबको माँ की तरफ से ही देखना सिखाया है। तो घर में मम्मी होती हैं, वो घर की मुखिया होती हैं। वो डिसाइड करते हैं कि घर आगे कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, बच्चे कैसे बढ़ेंगे। तो यदि हमारे देश में माँ का इतना बड़ा स्थान है, तो ऐसी समस्याएं हमेशा नहीं रह सकती। इसका मेरा तो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि हमने पढ़ा कि नारी तू नारायणी, फिर हमने ये भी पढ़ा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। फिर तुलसीदास ने ये भी कह दिया कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये है ताड़न की अधिकारी। तो ये सारी चीज़ें कौन सा ये एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव क्यों है कि एक्सट्रीम में आप पूज रहे हैं और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम ढोर गवार भी के बराबर भी हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये पुरुष ही क्यों बना रहे हैं। और मैं पर्सनली मेरा ये मानना है कि ना तो आप हमें हमारी पूजा करें और ना आप हमारी प्रताड़ना करें। आप हमें इक्वल की आप हम आपके इक्वल हैं। जिस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि हम इक्वल हैं, हम बराबर हैं, हमें बराबरी चाहिए। आप नहीं डिसाइड कर रहे हो कि आप हमारी इज्जत कर रहे हो। आप और हम मिलके इज्जत करें एक दूसरे की। मैं तो ये मानती हूँ, ना पूजा करें और ना प्रताड़ना करें। बराबरी तो मुश्किल है। आप यदि यदि यही तो संघर्ष है। हाँ, बराबरी भाई, आप लोग बहुत ऊपर है और पुरुष जो है, ये मेरा ये मानना है कि बराबरी तभी हो सकती है कि जो हमारे यहाँ, मैंने क्यों देवियों का रेफरेंस दिया, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो जन्म है, जन्म माँ देती है। तो जो जन्म दे रही है उसका स्थान तो ऊपर ही होगा। तो फिर वो भी आगे जाके किसी को जन्म देगी तो उसका स्थान नीचे कैसे है? लड़की की तरफ ऐसे क्यों देखा जाए? अब मैं बेटे और माँ के बीच में भी तो रिस्पेक्ट है। तो बेटे और बहन के बीच में रिस्पेक्ट है। जी। बेटे और बाहर जो भी जब वो घर से निकलता है उसके स्कूल में लड़कियां होती हैं, उसके आसपास कॉलेज में लड़कियां होती हैं, वहाँ भी रिस्पेक्ट है। मुझे लगता है कि मूलभूत चीज़ जो है वो है बेसिक रिस्पेक्ट और एम्पैथी। जहाँ ये दो चीज़ें हैं वहाँ पर और कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। कैसे आ सकती है? लड़की भी तो प्रोटेक्ट करती है लड़के को, लड़का लड़की को। करती है, क्योंकि सिर्फ बिल्कुल। प्रोटेक्टर सिर्फ लड़का नहीं होता है। मैं थोड़ा और समझना चाहूँगा ये वाला पॉइंट। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक्सट्रीम डिसाइड कौन कर रहा है और क्या ज़रूरत है एक्सट्रीम को डिसाइड करने की। एग्जैक्टली। आप एक इक्वल समान वातावरण, समान जो सिचुएशन है वो क्रिएट करके छोड़ दीजिए, बाकी अपने आप चीज़ें सुधर जाएंगी। हाँ, तो यही पर्सपेक्टिव है कि जब एक इंसान कहता है कि मैं अपने घर की महिलाओं को अलाउ कर रहा हूँ, तो जैसे वो अलाउ करता है वो उसी मोमेंट में, उसी एक पल में वो अपने आप को बहुत बड़ा बना देता है। इसका मतलब उसने वहीं पे डिसाइड कर लिया कि मैं पुरुष हूँ, मैंने डिसाइड किया कि तुम्हें आज़ादी मिलेगी। पर मैं तो कह रही हूँ कि तुम कौन हो डिसाइड करने वाले? मैंने हालांकि यही बोला था कि माँ जो होती है वो घर की मुखिया होती है, और माँ और बाप इकाई होते हैं, हम्म, और वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं और वो अपने रोल डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो एक ही यूनिट होते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मैंने अपने इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप ये वाली कविता को संभालिए, क्योंकि ये जो नज़रिया मिला है मुझे मेरी कविता के लिए, वो वैसे मिल नहीं पाता। शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसे पढ़ते हैं, पढ़ें इसे। हाँ जी। खामोश सवाल का जवाब। ये जवाब तुम्हारे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मैंने अच्छा, सोचा था कि विजुलाइज किया था कि क्या होना चाहिए। जो जो टोन है इस हिस्से की, वो थोड़ी सी क्रोध की है, क्रोध की है। रौद्र है, रूप है उसमें, जी, अ, गुस्सा है। गुस्सा है। खामोश चिंगारी को हवा दो, ये ज्वाला बन जाएगी, पामर का संहार करेगी, ये तांडव मचाएगी। तू अबल नहीं अटल रहे, इरादों में सफल रहे, तू आग सी धधक उठे, लपट उठे चिंगाड़ के। विराट रूप रख उठे, तू छवि महाकाल की, तू सती नहीं सीता नहीं, तू चिता बने प्रमाथ की। थोड़ा मुझे लगा कि एक गुस्सा भी है कि जब भी मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई भी गलत चीज़ हो रही है और यदि मैं उस समाज का हिस्सा हूँ तो मैं भी उस गलती का हिस्सा हूँ। तो एक एक अंतर्द्वंद है, एक एक आत्मग्लानि है इस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा होने के कारण। तो उस समय ये चीज़ें लिखी थी गुस्से में कि तू छवि महाकाल की। तो हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए अकाउंट किया गया है। देखिए कि आप शांत हैं तो आप माँ का रूप हैं, आप खुश हैं, लेकिन इसके लिए भी अकाउंट किया गया कि जब सब अति हो जाए तो आपके पास एक रौद्र रूप भी है जो आप जी धारण कर सकती हैं, आपके पास एक काली का रूप भी है जो आप धारण कर सकती जी हैं। बिल्कुल। जब काली के रूप में आप पुरुष जो हैं वो अलग तरीके से स्त्री को देखते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उसको अपने हर रस में और हर मूड में एक्सेप्ट करें। आप क्यों चाहते हैं कि जब वो काली का ही रूप धारण तभी करे मानोगे। तभी आप सुनेंगे? वो कई किसी ने कहा है, मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, नहीं तो बात यही है कि कुछ लोग एक ही भाषा समझते हैं। लातों के भूत बातों से बातों से नहीं मानते। वेल, तू हार ना हाहाकार बन, दुष्ट दलन करे तो सवार बन, भेड़ियों की भीड़ में तू शेरनी सी राज कर, वहशी आंख नोच ले, बेखौफ वो बाज बन। तू अकेली सही असहाय नहीं, खुद को कर बुलंद कि कोई तेरा पर्याय नहीं। अपनी जंग अब खुद लड़ेगी, अब किसी कृष्ण का और इंतज़ार नहीं करेगी, अब किसी कृष्ण का और इंतज़ार नहीं करेगी। बहुत बहुत अच्छा लिखा है ये। और मुझे लगता है कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, कि स्टेट ऑफ माइंड ये है, जैसे मैंने कहा कि मैं एग्रेसिव हूँ अपने आप को लेके, अपने सपनों को लेके, और मैं कैसे उस बात को लोगों के सामने रख रही हूँ इस बात को लेके। तो मेरे अंदर जो काली है या मेरे अंदर जो चंडी है, वो मुझे रास्ता दिखाती है जी कि मुझे कैसे वाइट नॉइज़ काटनी है और कैसे असर्टिव होके अपना काम करना है। तो और जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये रूप भी ये रूप भी धारण रख कर सकते लेंगे। हैं। बट ये रूप भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये लिखा भी है कि अब अपनी जंग अब खुद लड़ेगी। हर बार यही होता है, जो हमने पूरा डिस्कस भी किया, कि किसी को किसी और की आवश्यकता क्यों है। बिना किसी के भी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब आपको लगता है कि अब मेरे पास कोई मदद के लिए नहीं है, तो सॉल्यूशन निकलता है। तो रादर देन कि दूसरों की तरफ देखते रहो कि कोई मेरी मदद करे, आप अपने अंदर की काली को एक्टिवेट करो, जागृत करो। सब में होती है, सब में होती है। सब में होती है। माता भी तू, बेटी भी तू, दुर्गा भी तू, काली भी तू, तू ममता की छाँव, तू तोतली ज़बान है, तू प्यार की मिसाल, तू कृति बेमिसाल है, नारी नहीं नारायणी है तू, तुझे मेरा नमस्कार है। बहुत बढ़िया। ये था, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना जटिल जो प्रश्न था उसका समाधान नहीं, बट उसका एक रास्ता तो मिला। लक्ष्य वाली बात मुझे बहुत हिट करी कि ये है, यदि आप वाइट नॉइज़ को हटाते जाओगे तो संभव है कि आप आगे निकल जाओ। पर मैं ये नहीं कह रही कि कहीं भी स्कूल दबो। में या काम की जगह पे कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा, मैं उसको अनदेखा नहीं कर रही हूँ। बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि
एक स्टेप पीछे जाके कैसे हम समाज को बेटर बना सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसकी शुरुआत घर से होती है। एक पॉइंट है जो आप डिस्कस करना चाहते हो? एक्चुअली हम बहुत सारी बातें कर रहे थे कि कैसे बचें, और कैसे मैं कह रही थी कि एक स्टेप पीछे जाके हमें देखना है कि माँ बाप घर में कैसे ट्रीट कर रहे हैं बच्चों को, और कैसे वो इक्वालिटी की मिसाल बन रहे हैं कि वो कैसे एक दूसरे के साथ कैसे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे, एडोलेसेंस, एंड पूरी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है कि बात सिर्फ ये नहीं कि आप कैसे सेफ्टी देखो, कि मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है, पर्सपेक्टिव, पर सबसे बड़ी बात फिर से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप करें, कैसे माँ बाप बच्चों की हेल्प करें, कैसे मिसाल बने। उस सीरीज़ में तो ये तक भी था कि वो माँ बाप को लग रहा था कि वो तो बेस्ट कर रहे हैं, वो अपने बेटी और अपने बेटे दोनों के लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जो इंटरनेट है, ये अपने आप में कितना इन्फ्लुएंस करती है यंग माइंड्स को, और कितना अच्छे से इन्फ्लुएंस कर सकती है और कितना नष्ट कर सकती है उनकी सोच। उस सीरीज़ में जो निकल के आई थी कि उनको लगता था कि सब ठीक है, और लेकिन जब वो अपने बेडरूम में अकेलेपन में वो क्या कंज्यूम कर रहा है, क्या देख रहा है, वो वहाँ आपको कोई पता ही नहीं चलता। वो स्कूल में किस तरह की बातें कर रहे हैं और वो किस तरह की बुलिंग की बातें कर रहे हैं, ये पता नहीं चलता। ये आजकल के ज़माने की सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। और मुझे लगता है कि इंटरनेट अपने आप में एक बहुत हेल्पफुल चीज़ भी है, और उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है कि कैसे चेक किया जाए कि आपके बच्चे देख क्या रहे हैं। इस पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कैसे वर्ड्स यूज़ किए गए, और कैसे वो लड़कियों को देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं, और कैसे वो लड़का अपने आप में शेम फील करे उन सब चीज़ों के चलते। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिक्कत ये है कि हमारे समाज में हीरो का सही मतलब बताया नहीं गया, या किसी को पता ही नहीं है कि हीरो बनाना किसको है। तो वो ये एक पिक्चर में हीरोइन के पीछे गंदे गाने गाने वाले और गंदी हरकतें करने वाले लोग को भी वो हीरो मान लेते हैं, या जो आजकल इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, वो उनको भी हीरो मान लेते हैं। तो हीरो की डेफिनेशन डिफाइन नहीं है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी हाँ, को लोग हीरोइज्म और हीरो उसमें बोलना बातें बनना कह भी दी हैं, कहते हैं। मतलब कई लोग हैं जो पैसे के लिए लिख भी देते हैं कि भाई लड़कियों को तो ऐसे लड़के बैड बॉयज पसंद है। तो उससे जो बेचारा छोटे शहर में बैठा हुआ है, वो अपने आप को सोच रहा है कि मैं बैड बॉय कैसे बना दूं। मुझे लगता है कि सिंपल होने, सादगी में ज़्यादा ये असर ये है। ये मैसेज चला जाए तो बहुत अच्छा है कि बैड बॉय बनना जरूरी नहीं है। बैड बॉय बनना ज़रूरी नहीं है। पर ये है, इंटरनेट है, उसका अच्छा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लॉकडाउन में हमने देखा कि उससे कितना काम आसान हो गया। पर ये हर चीज़ गवर्नमेंट के पास नहीं छोड़ी जा सकती कि सरकार उसके ऊपर बैन लगाए। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके टेक्नोलॉजी में तोड़ ढूंढे जाते हैं। माँ बाप भी एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट ये है कि कई माँ बाप टेक्नोलॉजी के को समझ ही नहीं पाते, और उनके बच्चे घर में उनको सिखा रहे हैं। तो वहाँ उस बच्चे को कौन सिखा रहा है, इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। हम टेक्नोलॉजी से हर हर दशक में नए तरीके से डील कर रहे हैं। अब एआई से भी डील करेंगे। बिल्कुल। तो हम तुम और मैं यहाँ बैठ के सॉल्यूशंस तो नहीं निकाल सकते, और हम बस बहुत सारी पॉइंट ऑफ व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, बट ये भी ज़रूरी है। मेरा ये मानना है जो आपने बोला कि बच्चे जो हैं, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि हम हमारी जनरेशन को नहीं सुधार सकते, पर आगे वाली जनरेशन को सही प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आज से यदि हम वो काम करें जो हम काम चाहते हैं कि हमारी जनरेशन सीखे, रादर देन उनको बोला जाए आप वो करके बताओ। तो आप एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, एज अ सीनियर, यदि सही हीरो को हीरो के मायने दे देते हो, तो हो सकता है उनके लिए भी हीरो के मायने बदल जाए। हाँ, हीरो की परिभाषा बदलना बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों को भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अपने आगे वाली जनरेशन को सुधारने की ज़रूरत आज है। यदि उसको सुधारने का प्रयास करेंगे तो आज नहीं तो कल तो बेहतर हो ही सकता है।
थैंक यू सो मच प्रीति। थैंक ये यू। बहुत बहुत ज़रूरी था और बहुत दिनों से ये जो सवाल फंसे हुए थे, आपके साथ बैठकर इसको डिस्कस किया। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मेरा पर्सपेक्टिव वक्त के साथ बदलता रहता है और इसी को ज़िंदगी कहते हैं कि हम पानी की तरह हैं। हम अपने बेसिक उसूलों में पहाड़ हैं, लेकिन हम अपने रवानी में पानी की तरह हैं। तो अगर हमने वक्त के साथ अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदला तो गलत होगा। कुछ गलत ना हो, सबके साथ बहुत अच्छा हो, यही मेरी प्रार्थना है और यही यही मेरी तमन्ना भी है। थैंक यू बहुत बहुत प्रीति। शुक्रिया कि थैंक तुमने यू। मुझे याद किया। और हमने जो 2 साल पहले ये प्रॉमिस किया था कि एक दिन बैठ के साथ में एक कविता पढ़ेंगे, तो आज हमने वो मुकाम यस, हासिल कर आगे लिया है। आगे आगे बढ़े हैं। और तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हमेशा। थैंक यू प्रीति। अ, बस ऐसे ही लिखते रहो और थैंक जीते यू। रहो। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू।